हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिविल सर्विस अभ्यर्थियों के बारे में, जिसमें से मैं भी एक हूँ, कि इनको एक अतिरिक्त मौका गवर्नमेंट के द्वारा क्यों दिया जाना चाहिए। 2020 से विद्यार्थी हम सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बात सुनना ही नहीं चाहती है। जब भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा है तो आंसर यही आता है कि सिविल सर्विस रूल में चेंज करना फिजिबल नहीं है। तो एक तो गवर्नमेंट से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा हार्ड रूल बन गया है जिसकी कड़ियाँ ही नहीं खुल रही हैं आपसे। संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है, जिस रिजर्वेशन का कभी कोई आधार ही नहीं था उस बेस पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। आप जो चाहे वो कर सकते हो, डिमोनेटाइजेशन कर सकते हो, जीएसटी आप ला सकते हो, लेकिन सिविल सर्विस के रूल में आप चेंज नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि सिविल सर्विस के रूल में पहली बार ही चेंज हम मांग रहे हैं। जब भी अभ्यर्थियों के जब भी सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है, हमेशा एक या दो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए गए हैं और समय समय पर एज को बढ़ाया गया है। अंग्रेजों के टाइम में सिविल सर्विस की जो एज थी वो 19 साल थी, और वो भारतीयों को रोकने के लिए पेपर जो है वो लंदन में करवाते थे और इंग्लिश में करवाते थे। स्वतंत्रता के बाद इसको ऐसा किया गया कि भारत का सामान्य नागरिक जो बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आता है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके और देश की यूनिटी को मेंटेन करने में, देश के विकास को विकसित करने में देश को योगदान दे सके। लेकिन गवर्नमेंट समय समय पर अपने अपने तरीकों से ऐसे अभ्यर्थियों को जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं या हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं उनको रोकने का प्रयास करती रहती है। काफ़ी बार तो वैकेंसियाँ इतनी कम कर देती है कि आप सिलेक्ट ही नहीं हो पाओगे। वैकेंसी नहीं आएंगी ज़्यादा तो आप ज़्यादा लोग सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, या ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होती है यूपीएससी में। मेंस के आंसर कॉपी भी नहीं दिखाई जाती हैं। इंटरव्यू में किसको कितने मार्क्स किस बेस पर दिए जाते हैं उसका कोई प्रूफ नहीं है। इसी तरीके से 2020 में कोविड पैंडेमिक के रूप में आया और गवर्नमेंट को एक और हथियार मिल गया बच्चों को रोकने का, एग्जाम में बैठने का। और वो बच्चे जो क्वारंटाइन थे या कोविड पॉजिटिव थे या उनको सिम्टम्स भी थे तो उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया, चाहे वो प्री के अभ्यर्थी हों चाहे वो मेंस के अभ्यर्थी हों। कुछ मेंस के अभ्यर्थियों ने एक दो पेपर लिखे, उनको नेक्स्ट पेपर में बैठने से रोक दिया गया। इस तरह की जो असंवेदनशीलता है, जिसमें यूपीएससी के सिलेबस में सिखाया जाता है कि आपको ऐसे ऑफिसर चाहिए जो संवेदनशील बने, और गवर्नमेंट खुद असंवेदनशील है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को रोका गया जो क्वारंटाइन थे या कोविड पॉजिटिव थे, और भी अलग तरीके हैं जिस तरीके से स्टूडेंट्स को एग्जाम देने से इनडायरेक्ट वे में रोका गया। जैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपका ये फंडामेंटल राइट है कि उसके बाद भी आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हो तो आप एक एप्लीकेशन दो, आपको स्टडी लीव मिल जाती है, या फिर आपको एग्जाम देने के लिए लीव मिल जाती है, या उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको लीव मिल जाती है। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट जब एक्ट लागू किया गया तो जो एसेंशियल सर्विसेज के जो कैंडिडेट थे, जैसे जो डॉक्टर्स थे, जो पुलिस में थे, जो पुलिस में कांस्टेबल से लेकर क्लर्क से लेकर डीएसपी से लेकर आईपीएस तक सब सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, क्योंकि आईपीएस भी जो बन जाता है वो आईएएस बनने के लिए एग्जाम देता है। ऐसे ही जो डॉक्टर्स है उसमें चाहे वो लैब में काम करने वाले कर्मचारी हों, चाहे वो अदर स्टाफ हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, वो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो बैंकिंग डिपार्टमेंट हो, उसके अभ्यर्थी भी बैंकिंग इसकी तैयारी करते हैं। तो उनके लिए भी एक एक्ट पास किया गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू रूल पास किया गया था कि जो भी स्टेशन पर है 24/7 स्टेशन पर ही रहेंगे और बिना परमिशन के स्टेशन नहीं छोड़ सकते और आप लीव भी नहीं ले सकते। तो ये अभ्यर्थी जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे और अपने जीवन के इतने साल इसमें दे रहे थे किसी जॉब को करते हुए भी, उनको भी प्रिपरेशन का मौका ही नहीं दिया। चलो उस टाइम देश को ज़रूरत थी और उन लोगों ने बखूबी इस भूमिका को निभाया, लेकिन उसके बाद तो गवर्नमेंट कंपनसेट कर सकती है ना। लगभग हर सेक्टर में गवर्नमेंट ने किया है। 17 स्टेट के अंदर भी स्टेट पीएससी जिसमें डीएसपी या एसडीएम बनते हैं वहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन दिया है 17 स्टेट ने, जिसमें बीजेपी रूल्ड जो स्टेट हैं वो भी हैं। सेंट्रल एग्जाम्स हैं उनमें भी दिया गया है। अग्निपथ में 1 ईयर का दिया गया है, एसएससी जीडी में दिया गया है, सीएपीएफ में दिया गया है। तो ऐसी यूपीएससी के जो अभ्यर्थी उन्हीं के साथ ऐसी क्या परेशानी है, ऐसी क्या दुश्मनी है कि उन्हीं को रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेबस चेंज होने पर ही रिलैक्सेशन दिया गया है आज तक।
सिलेबस नहीं चेंज हुआ है तब भी रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर में 2017 में 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था बाकी बच्चों को जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और जिनका डोमिसाइल जो है 1989 से 1995 तक वो जम्मू कश्मीर के निवासी थे उनको। लेकिन इस गवर्नमेंट ने 2019 में वो मौके उनसे वापस ले लिए। उसके बाद वहाँ इंटरनेट शटडाउन और लॉकडाउन दोनों लगा दिए गए। ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन था। ग्रामीण भारत में इंटरनेट शटडाउन इनडायरेक्टली था, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो टावर ही देखने को नहीं मिल रहा था। तो क्या जम्मू कश्मीर इस देश का पार्ट नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के बच्चों के सपने सपने नहीं है? उस टाइम चलो जो परिस्थितियाँ थी वो जैसी भी रही हों, तो क्या बाद में कंपनसेट नहीं करना चाहिए? एवरी पार्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए, जो ट्राइबल एरिया था, जो पुअर एरिया था, डिफरेंट हार्डशिप हर स्टूडेंट ने फेस की, चाहे वो थ्रू आउट इंडिया कहीं से भी हो, तो उन सभी की परेशानियों को देखते हुए गवर्नमेंट को एक मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट सुनना ही नहीं चाहती है। यूपीएससी के इंटरव्यू लेने वाले एक अभ्यर्थी में ये देखते हैं कि उसमें इम्पैथी है या नहीं, वो अच्छा ऑफिसर बन सकता है या नहीं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि उनके अंदर खुद के अंदर इम्पैथी है, क्योंकि यूपीएससी से भी आज तक कोई रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को ऐसी नहीं गई है कि वो इस फेवर में हो कि बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। क्या उनको बच्चों की परेशानियां नज़र नहीं आती कि कैसे अभ्यर्थियों ने इस दौरान हार्डशिप फेस की? वीमेन जो कैंडिडेट थी, वो इंडिया में शादियां जल्दी हो जाती हैं, शादी के बाद लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, और जब वो शादी के बाद पढ़ने के लिए आती हैं तो कई बार तो घर भी छोड़ना पड़ता है, कई बार ससुराल वालों से कोई कांटेक्ट भी नहीं होता। जैसे तैसे करके अपने माँ बाप की हेल्प से वो तैयारी करती हैं। लेकिन कोविड में जो हुआ उसमें सबको अपने घर वापस लौटना पड़ा, और जिन सपनों के लिए वो आई थी कि कुछ बन के ही जाऊंगी, बिना बने ही उनको लौटना पड़ा। और वहाँ जाके जो मेंटल टॉर्चर और फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो उन्होंने झेला, क्या वो कोई बयां कर सकता है? जितनी लेवल पे डोमेस्टिक वायलेंस इस दौरान बढ़ी, क्या वो सिविल सर्विस के अभ्यर्थी तैयारी करने वाले लड़के या लड़की के ऊपर, दोनों के ऊपर नहीं हुई होगी? कोविड के दौरान सब ने अपने माँ बाप खोए, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपने नियर डियर खोए। क्या उसकी सिचुएशन थी कि वो एग्जाम की तैयारी कर सके? और ऐसा क्या था कि आपको एग्जाम करवाना था? जब अभ्यर्थी कह रहे थे कि इस एग्जाम को आप थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, तो ऐसा क्या था कि आपको एग्जाम करवाना ही जरूरी था? और एग्जाम भी तो नहीं करवाए थे, थोड़ा लेट कर देते। डीयू में 2020-22 का पूरा सेशन जो साल है जिसमें कोविड भी नहीं था, एडमिशन नहीं हुआ, 23 में हुआ है, पूरा साल आपने 0 ईयर कर दिया। हर यूनिवर्सिटी जो है वो एज रिलैक्सेशन दे रही है, लेकिन और हर डिपार्टमेंट में दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस के अभ्यर्थियों के साथ ऐसा न्याय नहीं किया जा रहा। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या नहीं है, ये समझ नहीं आ रहा है। कोई भी जिस देश की गवर्नमेंट है या अधिकारी है, उनको समाज के हर वर्ग के प्रति संवेदनशील तो होना ही पड़ेगा। जो बच्चे आंदोलन करते हैं वो इसलिए आंदोलन नहीं करते कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, वो सिर्फ वो कहते हैं ना कि भाई डिमांड जो है, मांग किससे रखी जाएगी? मांग तो माँ बाप से ही रखी जाएगी। और हर देश में जिसकी भी गवर्नमेंट होती है उस टाइम माँ बाप तो पूरे देश की वही होती है। तो डिमांड तो अपोजिशन से थोड़ी करेंगे, आपसे ही करेंगे। आपको बताया जाएगा किसी भी आंदोलन के थ्रू भाई ये डिमांड है भी, लेकिन गवर्नमेंट उसको अदरवाइज ले लेती हैं और उनकी मांगों को सुनने की बजाय, पूरा करने की बजाय उन अभ्यर्थियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे वो इस देश के नागरिक ही नहीं है, या फिर वो आपके अगेंस्ट में खड़े। माइग्रेंट्स हमने देखे, क्या माइग्रेंट्स के बच्चे तैयारी नहीं करते थे? या जो जा रहे थे वो खुद जो स्टूडेंट थे वो उस माइग्रेंट में शामिल नहीं थे? क्या वो बिहार, यूपी या अदर पार्ट इंडिया में जहाँ पर भी गए हैं, क्या वहाँ पर जाके ऐसा उनको कुछ मिल गया था जो उनकी खाने की जो समस्या है या और फाइनेंशियल क्राइसिस जो होता है वो पूरा हो गया हो? एक तो उनको जो अपने घर जाने के लिए जगह ही नहीं मिली, दिल्ली से लोगों को ऐसे निकाल दिया गया, रेंट कम नहीं किया गया मकान मालिकों के द्वारा, और जबरन उनसे जब रेंट मांगा गया तो उनको दिक्कत होने लगी। और बच्चे भी, माइग्रेंट्स भी, जो डेली वेज वर्कर्स हैं वो सब जाने लगे यहाँ से, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस के डर से, कुछ कोविड के डर से।
लेकिन जहाँ पर वो गए वहाँ पर सॉल्यूशन क्या था? कोई सॉल्यूशन नहीं था। अब आप कहें कि आपने राशन दिया था, ये दिया था, राशन से सपने पूरे नहीं होते हैं सर। और वो राशन इतना भी सफिशिएंट नहीं था कि परिवार की जो डिमांड है उसको पूरा कर सके। तो बात ये है कि इन बच्चों के जो सपने हैं, इन बच्चों का जो दुख है, वो क्यों किसी गवर्नमेंट को दिखाई नहीं देता? बेरोजगारी, महंगाई सब बात करते हैं, लेकिन उन बेरोजगारी का संबंध डायरेक्ट क्या कोविड से अफेक्टेड जो स्टूडेंट हैं उनसे नहीं है? उस बेरोजगारी का संबंध क्यों कोई इन बातों को नहीं उठाता? क्योंकि कोई इन बातों को नहीं देखता? जब एक बड़ा सेक्शन जैसे कि अग्निपथ में हुआ कि पूरे देश से इतनी बड़ी भीड़ आके जब उपद्रव करती है सड़क के ऊपर, तो उसकी बात मान ली जाती है कुछ हद तक। लेकिन जहाँ संख्या कम होती है या लोग सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वो वैसा बिहेव नहीं कर पाते जो एक छोटी उम्र के बच्चे कर पाते हैं, और वो शांतिपूर्वक अपनी डिमांड रखते हैं, तो उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। ऐसा क्यों? हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और धरना प्रदर्शन के थ्रू जनता जो है सरकार तक अपनी डिमांड पहुंचाती है। उसको कभी भी अदरवाइज ना लिया जाए कि वो किसी के अगेंस्ट में है या किसी को डिफेम करने के लिए। जब भी कोई ऐसी डिमांड उठती है, रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उस डिमांड के बारे में पता करे और उनका बेहतर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करे। कुछ फॉरेन माइग्रेंट्स थे, उनकी भी अपनी एक कहानी है इस यूपीएससी की तैयारी में। बहुत सारे बच्चे बाहर जॉब करते देश से, लेकिन वो यूपीएससी का एग्ज़ाम जरूर देते हैं। और जब देश में एकदम से सब कुछ बंद कर दिया गया, फ्लाइट्स बंद कर दी गई, तो वहीं स्टक हो गई। वो एग्ज़ाम देने के लिए वो आ ही नहीं पाए यहाँ पर। बैंकिंग कर्मचारी जो बैंक में, या तो जो अभ्यर्थी खुद काम कर रहा था जिसको 24/7 ड्यूटी देनी पड़ रही थी, या जिनके पेरेंट्स ऐसी जॉब में ड्यूटी दे रहे थे, क्या वो बच्चे अपने घर आराम से बैठ कर तैयारी कर सकते थे? हमारे एक अभ्यर्थी ने बताया कि उसके फादर बैंक में थे और उनको इतनी टेंशन रहती थी कि शाम को पता नहीं उसके फादर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। तो क्या ऐसे माहौल में आप तैयारी कर सकते हैं? और बच्चों को 1 साल आपने, जो कोविड की वजह से 2 साल उनके बर्बाद हुए, वो सिर्फ 1 साल का कंपनसेशन मांग रहे हैं। अगर आप उनको दे दोगे तो क्या उसमें कुछ बड़ा पहाड़ टूट जाएगा? तो ऐसी असंवेदनशीलता क्यों? यूथ के साथ किसी भी गवर्नमेंट को बहुत ही संवेदनशील तरीके से निपटना चाहिए, ना कि उनको एक पशुवत व्यवहार उनके साथ करना चाहिए कि जहाँ पर भी आंदोलन के लिए बैठेंगे डंडे मार के भगा दिया जाएगा, उनकी कोई बात नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट जो होती है वो माँ बाप की तरह होती है, और बच्चे इस देश का भविष्य हैं। उनकी जो डिमांड है उनको सुनना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए। जो बेहतर सॉल्यूशन है जो दे सकते हैं वो देना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको नकार दो। तो ये थी यूपीएससी सिविल सर्विस के अभ्यर्थियों की कहानी। ज़्यादा आपको कहानियाँ देखनी है तो मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर का भी आइए, पता चलेगा कि कैसे ये बच्चे कितने साल अपने घर नहीं जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो 7-8 साल से अपने घर नहीं गया है कि मैं आईएएस बनकर ही घर जाऊंगा, लेकिन वो सपने अब सपने ही रह गए। आईएएस की तैयारी करने वाला जो भी बच्चा आता है उसके ऊपर एक सोशल प्रेशर भी आ जाता है, और वो हर प्रेशर, हर फाइनेंशियल क्रंच को झेलते हुए यहाँ तैयारी करता है। यूपीएससी में सिलेक्ट हुए प्रदीप कुमार जी का इंटरव्यू आप देख सकते हैं, जो बिहार से आते हैं, और उन्होंने अपने घर की जो छोटी मोटी ज़मीन थी उसको बेचकर यहाँ तैयारी करने के लिए आए। कुछ लोग चौकीदारी की जॉब करके या और लाइब्रेरी वगैरह में जॉब करके तैयारी करते हैं जिनके घर की कंडीशन सही नहीं है। उन सब बच्चों के सपने रोक दिए गए, उनको एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया, या वो स्थिति ही नहीं दी गई कि वो तैयारी कर सके। 21 का लॉकडाउन जो है वो बताकर नहीं लगाया गया। बच्चे जो 1-2 बुक्स के पास साथ अपने घरों में चले गए, वहाँ जाके इंटरनेट शट डाउन, क्योंकि गाँव में आपको पता है डिजिटल डिवाइड कितना है, ना तो नेटवर्क आता है, चारों तरफ बुक्स बंद थी, आप मूव नहीं कर सकते, तो वो रिसोर्सेज भी आपके पास नहीं थे। इसलिए मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट यही है कि इन बच्चों की बात सुने, इनके दर्द को समझें
और सिविल सर्विस में एक मौका उनको ज़रूर दे, ताकि उनको रिग्रेट ना हो। सपने तो पता नहीं पूरे होंगे या नहीं होंगे उनके, क्योंकि वैकेंसी भी तो लिमिटेड आती हैं। लेकिन जो बच्चे इतने साल इस चीज़ को देते हैं, वो अपने जीवन में कोई रिग्रेट नहीं छोड़ना चाहते हैं कि काश एक मौका मिल जाता। इसलिए उनके काश को ख़त्म कर दिया जाए और गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहिए कि वो बच्चों के प्रति संवेदनशील है, अपनी यूथ के प्रति वो संवेदनशील है। धन्यवाद।